कहानी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो एक लूजर था। एक दिन एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि वो 533 बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है, यानी उसकी वजह से 500 से भी ज्यादा औरतें प्रेग्नेंट हुई थीं। क्लिनिक ने डेविड से वादा किया था कि वो उसकी आइडेंटिटी उन बच्चों से छुपा कर रखेंगे, लेकिन उन 533 बच्चों में से 142 बच्चे ऐसे थे जो उससे मिलना चाहते थे और उसके लिए वो क्लिनिक पर बहुत दबाव डाल रहे थे। डेविड ये सुनकर बहुत घबरा जाता है। उसे क्या पता था कि 20 साल पहले डोनेट किए हुए उसके स्पर्म्स बड़े होकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। डेविड उनमें से किसी से भी नहीं मिलना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त ब्रेड से मदद मांगने जाता है। ब्रेड एक लॉयर था और उसके पास क्लिनिक वालों ने एक पूरा पैकेज भेजा था जिसमें उन सभी बच्चों की प्रोफाइल थी जो डेविड की वजह से इस दुनिया में आए थे। ब्रेड डेविड से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसे खोलकर तुम किसी के बारे में जानने की कोशिश मत करना। ब्रेड की वार्निंग के बाद भी डेविड ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाता और उस पैकेज को खोल देता है। वो पाता है कि उन 142 बच्चों में से एक बच्चा एक बास्केटबॉल प्लेयर था और वो भी छोटा मोटा नहीं, वो बहुत फेमस है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। डेविड ब्रेड के साथ उसे देखने जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसके जैसे लूजर का बेटा लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो सकता है। उसे देखकर डेविड के अंदर की जिज्ञासा और जागी। वो सोचने लगा कि उसके बाकी के बच्चे लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या पता कोई मिलियनर हो या फिर कोई बिलियनर भी हो सकता है। एनवलप में अगला नाम जॉश का था। जॉश एक बार में काम करता है और वो एक एक्टर बनना चाहता था। डेविड उसे मिलने जाता है। वो पाता है कि जॉश बहुत हैंडसम है और वो सच में एक्टर बन सकता है, लेकिन जॉश बहुत रूड लड़का था। वो इतना रूड था कि उसकी वजह से कॉफी शॉप में कस्टमर्स भी नहीं आते थे और जो आते भी थे उनसे भी जॉश बहुत बुरा बिहेव करता था। डेविड कहता है कि मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ, मुझसे थोड़ा पोलाइटली बात करो। जिसके बाद जॉश को गुस्सा आ जाता है क्योंकि आज उसका ऑडिशन था। डेविड कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि क्या हुआ अगर आज जॉश का सच में सिलेक्शन हो गया तो मेरा एक और बेटा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। डेविड जॉश से कहता है कि तुम ऑडिशन देने जाओ, तब तक मैं तुम्हारा काउंटर संभालता हूँ। जॉश को समझ नहीं आता कि ये आदमी उसकी मदद क्यों करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो ऑडिशन देने निकल जाता है। कॉफी शॉप का मालिक उस दिन जॉश को जॉब से निकाल देता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि जॉश का सिलेक्शन हो गया था। ये उसका बतौर एक्टर पहला रोल था और इन सब के लिए वो डेविड को थैंक यू कहता है। इसके बाद डेविड अपने घर आता है और लिफाफे से एक और प्रोफाइल निकालता है। इस बार उसे क्रिस्टीन के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके बारे में खबर थोड़ी बुरी थी। डेविड को पता चलता है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और ढेर सारी मेंटल प्रॉब्लम से सफर कर रही है। डेविड उसे मिलने जाता है और जैसे ही घर के अंदर घुसता है वो पाता है कि क्रिस्टीन ड्रग्स लेकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी कंडीशन सीरियस थी। डेविड क्रिस्टीन को एडमिट करवाता है और उन्हें बताता है कि वो उस लड़की का पिता है। डॉक्टर डेविड से कहते हैं कि क्रिस्टीन को रिहैब की जरूरत है, नहीं तो वो ड्रग्स नहीं छोड़ पाएगी। डिस्चार्ज होने के लिए उसे डेविड की साइन की जरूरत थी। डेविड इसके लिए क्रिस्टीन से बात करता है, लेकिन क्रिस्टीन उसे वादा करती है कि वो दोबारा कभी ड्रग्स नहीं लेगी। जिसके बाद डेविड उसे रिहैब जाने के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन ये सब देखने के बाद उसे कहीं न कहीं उसकी चिंता सता रही थी। वो पूरी रात सो नहीं पाता और अगली सुबह वो क्रिस्टीन को देखने जाता है। कुछ देर बाद वहाँ क्रिस्टीन आती है और लगता है कि वो सुधर चुकी है। इन बच्चों की मदद करके डेविड को जो खुशी महसूस हुई थी, इससे पहले उसने ये खुशी कभी महसूस नहीं की। उसे जानना था कि उसके बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं। वो एक ही करके सभी की प्रोफाइल्स देखने लगता है। उनमें से कुछ गरीब थे तो कुछ मिडिल क्लास। डेविड थोड़ा थोड़ा करके सभी के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। किसी के साथ खड़ा होकर वो सड़क पर गिटार बजाकर राहगीरों से पैसे मांगता है, तो किसी के साथ वो स्विमिंग करता है। उसका एक बेटा तो बिल्कुल उसी की तरह था, शरीर से मोटा, कद में थोड़ा छोटा। डेविड उसकी भी मदद करता है। डेविड के स्पर्म से एक ब्लैक लेडी ने भी जन्म लिया था जो पेडिक्योर का काम करती थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी एक बेहद खूबसूरत बेटी भी थी। डेविड छुपकर उस पर नजर रखता और जब भी वो किसी को उसे परेशान करते हुए देखता तो डेविड उन्हें उसकी बेटी से दूर रहने की वार्निंग देता। वो अपने सभी बच्चों की मदद करता और उन्हें हौसला देता कि वो लाइफ में जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच वो अपनी गर्लफ्रेंड एमा को तो भूल ही गया था। एमा उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन वो श्योर नहीं थी कि डेविड एक अच्छा पिता बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसकी कोई लाइफ नहीं थी। वो कमाता धमाता नहीं था और ऊपर से गैर जिम्मेदार था। ब्रेड तो डेविड को अबॉर्शन के लिए कहता है क्योंकि उसके अंदर किसी का पिता बनने के कोई गुण नहीं थे, लेकिन वो शायद पहला ऐसा इंसान था जो ये देख चुका था कि बच्चे इंसान के जीवन में कितना महत्व रखते हैं। हाँ, शुरुआत में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन एक बार वो बड़े हो गए तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। डेविड एक और बायोलॉजिकल सन रायन से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका ये बेटा पूरी तरह से पैरालाइज था। अब तक जिनसे भी वो मिला था लगभग सभी का कोई न कोई इस दुनिया में था, लेकिन रायन के साथ ऐसा नहीं था। उसे पैदा होने के साथ ही अनाथालय में डाल दिया गया। उससे ना तो कोई मिलने आता था और ना ही कोई उसका हाल चाल पूछने।
डेविड भी वहाँ से जा ही रहा था कि तभी एक नर्स ने उसे रिक्वेस्ट की कि वो एक बार उससे मिल ले। वो आपसे बात नहीं करेगा लेकिन उसे अच्छा लगेगा कि कोई उसे मिलने आया। डेविड उसके साथ कुछ समय बिताता है और उसे एहसास होता है कि जिंदगी कुछ लोगों के लिए कितनी अनफेयर होती है। किसी के पास सब कुछ होकर भी उसे उसकी कदर नहीं होती तो किसी के पास कुछ होता ही नहीं। अगले दिन वो अपने एक और बेटे से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसका ये वाला बच्चा एक गे है। डेविड उसका पीछा करता है और वो आखिर में एक मीटिंग हॉल में पहुंचता है। इस हॉल में वो सभी 142 बच्चे इकट्ठा हुए थे जिन्हें अपने बायोलॉजिकल फादर यानी डेविड से मिलना था। इतने सारे लोगों को देखकर डेविड को तो यकीन नहीं होता कि वो इन सब का पिता है। उन लोगों के बीच डेविड स्टारबक के नाम से फेमस था क्योंकि स्पर्म डोनेट करते समय उसने फाइल में अपना नाम स्टारबक ही लिखा था। उस मीटिंग में सभी बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि स्टारबक उन्हीं के बीच में बैठा है। मीटिंग खत्म होने के बाद क्रिस्टीन, जॉश और एक दो और लोग डेविड को पहचान लेते हैं। बहुत अजीब बात थी कि वो सभी डेविड को जानते थे लेकिन किसी को भी शक नहीं हुआ कि डेविड को छुपा रहा है। ब्रेड डेविड का बाहर इंतजार कर रहा था। उसने उसे इन सबसे मिलने के लिए मना किया था लेकिन डेविड था कि वो मानने को तैयार ही नहीं था। ब्रेड कहता है कि तुम्हें अपने बच्चों से मिलना बंद करना होगा और ये बात वहाँ खड़ा एक लड़का सुन लेता है। ये लड़का डेविड का पीछा करता है और उसे फॉलो करते करते उसके घर में चुपके से एंटर कर जाता है। वहाँ उन सभी की तस्वीरें देखकर वो समझ जाता है कि डेविड ही स्टारबक है। इस लड़की का नाम वीगो है और ये भी डेविड के बायोलॉजिकल बच्चों में से एक था। डेविड उसे कहता है कि अब क्या तुम मुझे एक्सपोज करने वाले हो, जिस पर वीगो का जवाब आता है नहीं। वो तो बस डेविड के साथ कुछ समय बिताना चाहता था ताकि वो अपने पिता को और जान सके। हर बार की तरह एक बार फिर उसके बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं। डेविड उन लोगों के बीच बहुत मस्ती करता है पर वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। डेविड देखता है कि वहाँ सब थे लेकिन किसी की कमी उसे खल रही थी। वो रायन के पास जाता है और उसे भी वो सब चीजें दिखाता है जिसका वो हकदार था। डेविड उसके साथ और समय बिताना चाहता था लेकिन वो हालातों से मजबूर है। डेविड उसे कहता है कि वो उसे मिलने आता रहेगा लेकिन जाने से पहले वो चुपके से रायन को बता देता है कि वो उसका पिता है। इसके बाद डेविड एमा को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है। डेविड की फैमिली में उसके भाई उसकी तरह लूजर नहीं थे लेकिन डेविड के पिता उसकी तारीफ करते हुए एमा को एक किस्सा सुनाते हैं। जब डेविड ने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उनके लिए वेनिस का हॉलिडे पैकेज बुक किया था। उस समय उनके पास पैसे नहीं थे लेकिन डेविड ने किसी तरह पैसे जोड़कर उन सभी को वेनिस का टूर करवाया। पर उसके डैड को भी नहीं पता था कि सिर्फ 20 साल की उम्र में आखिर डेविड ने इतने सारे पैसे इकट्ठा कैसे किए। असल में डेविड ने किसी को बताया तो नहीं लेकिन उस समय उसने पैसों के लिए उसी क्लिनिक में अपने स्पर्म्स डोनेट किए थे जिसके चलते आज उसके 500 से भी ज्यादा बच्चे हैं। इसके बाद डेविड ब्रेड के पास जाता है। ब्रेड उसे न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें स्टारबक और उसके बच्चों के बारे में लिखा हुआ था। वो कहता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। अब धीरे धीरे ये खबर एक नेशनल न्यूज बन जाएगी। हर रात प्राइम टाइम पर 3 से 4 बिलियन लोग सिर्फ यही सवाल पूछेंगे कि आखिर ये स्टारबक्स है कौन। ब्रेड का प्लान था कि वो क्लिनिक पर काउंटर सूट फाइल करेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि स्पर्म डोनेट करने से पहले डेविड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें क्लिनिक के द्वारा स्पर्म डोनर की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा जाता। लेकिन क्योंकि अब पूरी दुनिया को स्टारबक के बारे में पता है और उसकी वजह से कहीं न कहीं जाने अनजाने में उसे जिल्लत सहनी पड़ रही है तो ऐसे में डेविड उस क्लिनिक पर केस करके इस नुकसान की भरपाई के लिए पैसे मांग सकता था। केस जीतने पर उसे इतने पैसे मिलते कि वो अपने सारे उधार चुका सकता था। ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी लेकिन डेविड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। डेविड अपने घर आ जाता है पर देखता है कि टीवी पर बस उसी की बातें हो रही थी। ज्यादातर लोग उसे ही गलत बोल रहे थे जबकि इसमें डेविड की कोई गलती थी भी नहीं। उसे क्या पता था कि क्लिनिक उसके स्पर्म्स का ओवर यूज करेगा। वहीं दूसरी ओर डेविड के डैड को पता चल गया था कि डेविड के ऊपर $1 लाख का कर्जा है और जिससे उसने ये पैसे लिए थे वो बहुत खतरनाक है। डेविड के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे इसीलिए आखिर में वो क्लिनिक पर काउंटर सूट फाइल करने के लिए तैयार हो जाता है। ये पूरा मुकदमा डेविड की पहचान छुपाने के लिए था। क्लिनिक का पक्ष लेने वाले वकील बहुत शातिर थे, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस था। वहीं दूसरी तरफ ब्रेड था जिसने आज तक एक केस नहीं जीता और ऊपर से वो अपनी बात भी नहीं कह पाता था। एक एक करके सभी बच्चे जज के सामने अपनी बात रखते हैं और बताया जाता है कि आखिर क्यों वो अपने पिता से मिलना चाहते हैं। क्लिनिक की तरफ से वकील कहता है कि अपने बायोलॉजिकल फादर के बारे में जानना इन बच्चों का बेसिक ह्यूमन राइट है और अगर ये बच्चे जानना चाहते हैं कि उनका असली पिता कौन है तो ऐसे में क्लिनिक का कोई दोष नहीं। ब्रेड आखिर में बस यही कहता है कि उसका क्लाइंट अपनी पहचान छुपाना चाहता था इसलिए उसने अपना नाम फॉर्म पर स्टारबक लिखा। अगर उसे इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर भरोसा नहीं होता तो शायद वो कभी स्पर्म डोनेट करता ही नहीं और इतने सारे सुंदर बच्चे कभी इस दुनिया में आए ही नहीं होते। स्टारबक तो क्या दुनिया का कोई भी आदमी इस तरह के डोनेशंस नहीं करेगा अगर उसे पता चले कि आगे चलकर उसे बदनाम किया जाएगा। जज कहते हैं कि आखिरी फैसला करने के लिए वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे और सलाह मशवरा के बाद ही फैसला किया जाएगा। ब्रेट और डेविड बहुत घबराए हुए थे लेकिन अगले दिन जब पेशी होती है तो जज डेविड के फेवर में फैसला सुनाती हैं।
और कहती है कि क्लिनिक की लापरवाही की वजह से ब्रेट के क्लाइंट को मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा है, इसलिए अब उन्हें स्टारबक को $2 लाख बतौर जुर्माना भुगतान करना होगा। डेविड और ब्रेट तो बहुत खुश थे, लेकिन उन बच्चों ने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। वो कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि स्टारबक के बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमारे लिए वो हमारे पिता हैं, आखिरी फैसला हमेशा उन्हीं का होगा। अगर वो हमसे नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब के दिल में उनकी इज्जत उतनी ही रहेगी जितनी की पहले थी। डेविड उनकी बातें सुनकर बहुत इमोशनल हो गया था, लेकिन वो जानता था कि अगर अब वो अपने बच्चों के सामने आया तो वो जीते हुए पैसे गवा बैठेगा। डेविड अपने डैड के पास जाता है और उन्हें बता देता है कि वही स्टारबक है। डेविड को अपना लोन चुकाना था, उससे पैसों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से पूछता है कि उसे क्या फैसला लेना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि तुम एक लूजर हो, कोई काम टाइम पर नहीं करते, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते हो, लेकिन लोग तुमसे प्यार करते हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है। कर्ज चुकाने के लिए डेविड के डैड उसे $1 लाख देते हैं और कहते हैं कि तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। आंख में आंसू लिए वो अपने डैड को थैंक यू कहता है और अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट कर देता है कि वो ही स्टारबक है। वहीं दूसरी तरफ एमा ने डेविड के बच्चे को जन्म दिया था। डेविड उसे देखने जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे उसके बच्चों की भीड़ अस्पताल में इकट्ठा हो जाती है। वो सभी डेविड को गले लगा लेते हैं और डेविड भी उनसे मिलकर बहुत खुश था। डेविड एमा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जब एमा को पता चलता है कि वो ही स्टारबक है तो वो डेविड पर गुस्सा करती है। डेविड उसे माफी मांगता है, पर ये भी कहता है कि यही मेरी लाइफ है और वो इस बार सच में एक अच्छा पिता बनकर दिखाएगा। एमा डेविड को माफ कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि डेविड दिल का साफ था। इसके बाद डेविड के बच्चे उनके परिवार के नए मेहमान का स्वागत करते हैं, उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए जाते हैं और सभी डेविड के लिए बहुत खुश थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।